नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे थे। हिंदी भाषा और व्याकरण, हिंदी भाषा और हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण को ही हम सामान्य हिंदी कहते हैं। अगर हम हिंदी भाषा के बारे में बात करें तो भाषा की परिभाषा क्या होती है? भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक सामाजिक साधन है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको समझेंगे अब। भाषा के रूप होते हैं, जैसे भाषा के रूप मतलब मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। मौखिक रूप को हम मूल रूप कहते हैं, लिखित रूप को हम स्थायी रूप कहते हैं। मूल रूप क्यों कहते हैं इसको? मौखिक रूप को मूल रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले मनुष्य ने बोलना ही सीखा था, उसके बाद लिखना सीखा था। लिखित रूप को हम स्थायी रूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे हम अपने विचारों को लंबे समय तक लिखकर स्टोर कर सकते हैं, हम इसलिए इसे स्थायी रूप कहते हैं। कुछ विद्वान सांकेतिक रूप को भाषा का रूप नहीं मानते और कुछ मानते हैं। सांकेतिक भाषा वो होती है जो इशारों से बातें करते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है भी भाषा के अंग कितने होते हैं? तो भाषा के अंग होते हैं 4 अंग होते हैं भाषा के। कितने अंग हैं? तो भाषा के 4 अंग हैं। कौन-कौन से हैं? वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये भाषा के 4 अंग होते हैं। अगर अब हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो व्याकरण का अर्थ होता है भाषा की शुद्धि व अशुद्धि का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही हम व्याकरण कहते हैं, या किसी चीज को नियम लगाकर समझना, ठीक है, उसको व्याकरण कहते हैं। अब पूछा जा सकता है भाषा के कितने अंग है? 4 हैं। तो व्याकरण के कितने अंग है? व्याकरण के होते हैं 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इसके बाद हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम वर्ण विचार के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो वर्ण विचार क्या होता है? इसके अंतर्गत वर्गों का उच्चारण, लेखन और वर्गीकरण। हमने सीखा था वर्णों का उच्चारण और लेखन। आज वर्गीकरण भी करेंगे हम वर्णों का। संयोजन और संधि के नियमों पर विचार किया जाता है। संधि के नियम का मतलब है कि जे बने कैसे हैं, वर्ण बने कैसे हैं, अक्षर और वर्ण में अंतर, वो अलग से वीडियो बनाएंगे हम। तो संधि के नियम, यानी कि इसको वर्ण विशेद के पहले वर्ण विशेद सीखेंगे, इसके बाद इस वीडियो के बाद वर्ण विशेद सीखेंगे। तो पहले हम इसका वर्णों का उच्चारण और लेखन और वर्गीकरण सीखते हैं। तो जे एक लेखक या कवि बनने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान करना पड़ता है? देखो, सबसे पहले भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, आवाज, साउंड। उसके बाद ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है? वर्ण होता है। और उसके बाद अक्षर, शब्दांश, शब्द, पदबंध को ही हम वाक्यांश, उपवाक्य, वाक्य बनते हैं, अनुच्छेद बनते हैं। उसके बाद अध्याय बनते हैं, फिर रचना, फिर पुस्तक बनती है, फिर ग्रंथ बनता है, फिर काव्य बनता है, फिर महाकाव्य बनता है। इस तरह एक भाषा में आप इन सभी चीज़ों का अध्ययन करके एक अच्छे लेखक बन सकते हैं, एक अच्छे कवि बन सकते हैं। उसके बाद अब हम करते हैं वर्ण के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्णमाला के बारे में बात करते हैं। वर्णमाला, जिसको हम व्यवस्थित ढंग से सजा के लिखते हैं वर्णों को, से ही वर्णमाला कहते हैं। जे एक व्यवस्थित ढंग से सजा के लिखा हुआ है, मैंने देखो, तो इसलिए इसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं या अक्षर होते हैं? तो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52। ओके। और वर्णमाला को हमने लगभग कई भागों में बांटा, देख लिए। पहले स्वर, योग, व्यंजन में ही बांटते हैं लगभग, लेकिन जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। और इनका उच्चारण और लेखन कैसे करते हैं? देखो, लेखन तो इसी तरह करेंगे जैसा मैंने लिख रखा है जी। देखो, उच्चारण क्या आएगा? अ, आ, ई,
ऊ ऊ री ए आए ओ आऊ। ये होते हैं 11 स्वर। इसके बाद अयोगवाह 2 होते हैं, अंग्या अह, अंग्या अह। व्यंजन देखो क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। अयोगवाह होते हैं ना, जो अयोगवाह जो स्वर होते हैं वो तो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जे अयोगवाह होते हैं ना, तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं ना व्यंजनों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि किसी के जोग के कारण नहीं बनते ये, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन का हम उच्चारण करेंगे। देखिए, क ख ग घ अंग्या, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। अब इनके उच्चारण में दिक्कत आती है, इनके उच्चारण में देखिए कौन कौन से उच्चारण आएंगे इनके। एक तो अंग्या, ड ड, ये तीनों अलग हैं। जिसके साइड में बिंदी होती है वो तीनों अलग है, एक नीचे बिंदी होती है, ये तीनों अलग हैं। देखो इसका उच्चारण क्या आएगा, इसका उच्चारण आएगा अंग्या। ठीक है जी, अंग्या। अगर इसका उच्चारण देखें तो इसका उच्चारण आएगा अय। इसका उच्चारण क्या आएगा, अण। देखिए अंग्या अय अण, यानी कि इसका जो तीसरा वर्ण होता है ना, ये तीसरा वर्ण होता है, इसी में आता है ये ज, इसी में आता है। देखिए ये तीसरा वर्ण आया हुआ इसमें। ठीक है जी, तो आप आसानी से इनका उच्चारण कर सकते हैं। अब य र ल व श श स ह क्ष त्र ज श्र, ये इनका उच्चारण है, आप सही ढंग से करेंगे। अब इनका वर्गीकरण करते हैं। देखिए वर्गीकरण कैसे हुआ इनका। जैसे हमने पढ़ा है भी, स्वर 11 होते हैं, अयोगवाह 2 होते हैं और व्यंजन होते हैं 33 होते हैं। अब जो स्वर हैं 11 को स्वर कहते हैं अयोग, और इन 25 ये 25 हैं, देखिए ये 5 5 5 25 हैं, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हम वर्गीय व्यंजन, जा इनका दूसरा नाम है स्पर्श व्यंजन, जा सपृष्ठ व्यंजन, सपृष्ठ व्यंजन। स्पेलिंग देख लेते हैं, एक बार बर्तनी देख लेते हैं हम। स्पेलिंग को हम बर्तनी कहते हैं, ध्यान रखना जी। सपृष्ठ, सपृष्ठ होता है ये, सॉरी सपृष्ठ। अब इनके नाम कैसे पड़े, वर्गीय व्यंजन जे सारे 25। अगर आपसे एग्जाम में पूछे वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं तो 25, सपृष्ठ व्यंजन कितने होते हैं 25, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। अब इनका नाम क्यों पड़ा, वर्गीय इनका नाम क्यों पड़ा, देखो जब इनको लिखते हैं ना तो एक वर्ग बनता है, देखिए ऐसे ही ये वाला, जिस वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों उसे वर्ग कहते हैं, तो इसलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसको स्पर्श क्यों कहते हैं, जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा जा दांत के साथ जा कहीं ना कहीं हमारा स्पर्श होता है बोलते वक्त, जैसे के टी एम 2, जे कंठ, के से कंठ, त से तालु, म से मुर्दा, द से दांत, ओ से ओष्ठ। यानी कि जब भी हम इनका उच्चारण करेंगे तो जे कंठ से इनकी आवाज आएगी स्पर्श होके, तालु से जे सारी लाइन तालु से होगी, जे वर्ग जो जे इसको क वर्ग कहते हैं, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि इनका स्पर्श होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए इसे स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊष्मीय व्यंजन, इनको बाद में पढ़ेंगे। देखिए ऊष्म या ऊष्मीय, ऊष्मीय या ऊष्म, ऊष्म व्यंजन, या इन्हीं को कहते हैं हम संघर्षी व्यंजन।
अब इनका नाम देखो, अब बोल के देखो, जब भी आप जे देखो आपका मुंह है, इनको बोल के देखो, जब भी बोलोगे ना इनसे गर्म हवा निकलेगी, जैसे श, स, ह। तो इसका संघर्ष भी करना पड़ता है हमें बोलते वक्त, तो इसलिए इसे ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहा गया है। अगर आपसे पूछे कितने ऊष्मीय व्यंजन है या कितने संघर्षी व्यंजन है, तो आप बताओगे 4 संघर्षी व्यंजन है। अब इनके बारे में ज़्यादा इस लाइन के बारे में जानकारी लेंगे। और अलावा देखिए, जे व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन के बीच में आते हैं, अंत्यस्थ अंतस्थ व्यंजन, इसलिए इसे अंतस्तः व्यंजन कहते हैं। यानी कि जे व्यंजन और ऊष्मीय व्यंजन के बीच में आते हैं, इसलिए इसे अंतस्तः व्यंजन कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे स्वर कितने हैं, 11, अयोगवाह कितने हैं, 2, व्यंजन कितने हैं, 33, अंतस्तः व्यंजन कितने हैं, तो आप बताओगे 4। अगर आपसे पूछे ऊष्मीय व्यंजन संघर्षी व्यंजन कितने हैं, 4। अगर आपसे पूछे संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। देखिए अब व्यंजन 33 गिनेंगे हम, कैसे गिनेंगे 33 व्यंजन, 25 तो जे हो गए, 4 जे हो गए, कितने हो गए 29, 29 4 और 33, तो जे होते हैं अपने 33 व्यंजन, जे अलग से संयुक्त व्यंजन गिना जाता है इनको। अब जे संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो जिसमें जिस अक्षर में एक आधा व्यंजन हो या वर्ण हो और एक पूरा व्यंजन या अक्षर हो, तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसे आगे हम वर्ण विच्छेद में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, वो वर्ण विशेष से आधारित होगी। उसके बाद हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे, व्यंजनों का भी वर्गीकरण करेंगे, और संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर में अंतर, वर्ण और अक्षर में अंतर, संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर में अंतर, इनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतनी है, धन्यवाद।